मीटिंग में तय हुआ कि शकील नायज सहाफ़ी है, उसको मारना है। दुनिया का गंदे से गंदा काम करते हुए भी देर नहीं करता। आज भी हम डिस्क्लोज करें तो लोगों को दिमाग चकरा जाए। परवेज़ मुशर्रफ के सामने कौन से ऑफिसर हैं जो जाके उसकी रात रंगीन करते हैं? अगर असली खबरें आए ना, कोई इदारा चल ही ना सके। मिनिस्टर का दरवाज़ा खोलते हैं बेचारे। शाम को 6 बजे लेडी डॉक्टर को किसके लिए बुलाता था? भुट्टो साहब ने कहा कि आप और हम कैसे चल सकते हैं। औरतें लेकर लंदन अल्ताफ के पास जाती थी। हाँ, नौकर के ऊपर चाकर, चाकर के ऊपर चुकर। मुंशी टाइप होते हैं, वो जाते हैं तो सेक्रेटरी उनके सामने उठ के खड़े होते हैं। जितना एमक्यूएम को करीब से मैंने देखा है कि शायद कोई कराची का साफी तस्वर भी ना। बीपी ने चौंका देने वाली बात की, तू इस तरह तकरीर कर, तू महाजरों का ऐसे लीडर बनेगा? मुराद अली शाह उल्टा लटक जाए, कोई तब्दीली नहीं ला सकते। एक हसरत होती है, नहीं चलती तो आप उसका क्या कर सकते? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साया पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान हमीद सुमरो। और मैं आज एक बार फिर आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहूँगा जिसके बारे में मैं ये कहूँ कि वो एक इंतहाई हसास, मेहनती और जफाकश किस्म का नौजवान जो कराची आया और उसने अपनी मेहनत से सहाफ़त की दुनिया में अपना मकाम पैदा किया। और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि हम सब के उस्तादों की हैसियत रखने वाली शख्सियत हैं। और सिंध सेक्रेटेरिएट हो, सिंध असम्बली हो, सिंध हुकूमत के बड़े बड़े दफातर हों, वहाँ पर अगर इनका सिर्फ नाम लिया जाता है तो वहाँ पर आपको इज़्ज़त मिलेगी और आपका जो भी मामला होगा उसको अच्छे तरीके से सुना जाएगा, देखा जाएगा। बल्कि कई सहाफ़ी तो इनकी चलाई हुई ख़बरें चला के बड़े सहाफ़ी बन गए, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। और मुझे याद है इनका एक अखबारी दौर जब इनके ऊपर तशद्दुद हुआ, इनकी वो तस्वीर आज भी मेरे जहन में घूमती है कि किस तरह सियासी लोगों ने इनको तशद्दुद का निशाना बनाया था। और उसके बावजूद वो शख्स जो है वो आज भी जिस्मानी तौर पे थोड़ा बहुत कमज़ोर हुआ होगा, लेकिन उसके इरादे, उसका कलम और उसकी जितनी भी जुस्तजू है उसमें कोई कमी हम महसूस नहीं करते। जी हाँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं शकील नायज साहब। शकील साहब, मैं सबसे पहले साया पॉडकास्ट में आपको वेलकम करता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं उन दोस्तों को जिनको लोग देखते हैं, जिनको लोग पढ़ते हैं, जिनको लोग सालों से जानते हैं लेकिन पर्सनली नहीं जानते कि ये जो मैं नाम अखबार में पढ़ रहा हूँ ये शख्स है कौन, इसकी स्ट्रगल क्या है, ये कहाँ से आया, इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। तो उस हवाले से जो है मेरी कोशिश होती है कि मैं साया के प्लेटफार्म से आप जैसे नगीने और लो प्रोफाइल लोग जो सामने नहीं आते कैमरे के, उनको ले आऊँ। सबसे पहले तो मैं आपके सहाफ़ती सफ़र जो डिस्ट्रिक्ट घोटकी के छोटे से गांव से आपने शुरू किया, कराची तक कैसे पहुँचे और किस तरह यहाँ पे जदोजहद की, मैंने कहा आप ख़ुद अपने मुंह से तारुफ़ करवाएं। जी देखें हमीद साहब, आपका शुक्रिया। मैं अपनी जो प्राइमरी तालीम या हाई स्कूल की तालीम वो अपने गांव दो नाइच या हयात पिताफी में हाई स्कूल में पढ़ा। फिर मैं टेक्निकल कॉलेज खैरपुर में डिप्लोमा किया। मेरा ख़्याल था कि मैं वकालत में पढ़ूं या इंजीनियरिंग पढ़ूं। वाले साहब प्राइमरी टीचर थे, रिटायर थे, तो वसाइल नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं, आप टेक्निकल कॉलेज पढ़ें और आप सब इंजीनियर बने। टेक्निकल कॉलेज तो पढ़ गया, सब इंजीनियर बनने के लिए पैसा चाहिए था। वाले साहब के इतने वसाइल नहीं थे, तो मैं सक्खर में रहता था। वहाँ पर मैं फ़ोटोस्टेट दुकान चलाता था। तो वहाँ पर शबीर बेदार भुट्टो कोई तकरीबन 200-300 बहुत बड़ा नाम, तो 300 गज़ के फासले पर उसका एक अखबार निकलता था सक्खर से, अलगोस। उसके दफ्तर में बैठ के काविश और अवामी आवाज़ के लिए वो ख़बरें लिखता था। तो मैं उसको एज ए स्टूडेंट लीडर, हम स्टूडेंट होते थे तो हमने इसको प्रेस रिलीज़ें देते थे। उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि आप सहाफ़ी बनो। मतलब मेरा ये सहाफ़त का, यानी जिसको कहते हैं एक शौक दिलाया उन्होंने। मतलब जैसे कहते हैं किसी पर कोई आपके अंदर छुपा हुआ इंसान उसने देखा। हाँ, तो मैं जैसे बिजली गिर पे, मैंने कहा ये तो आप क्या कह रहे हैं? कहते हाँ। उन्होंने मुझसे दरख्वास्त लिखी और 90 के इलेक्शन जो हुए थे, आम इलेक्शन, उससे 2 रोज़ पहले मेरी ख़बर पहली दफ़ा काविश में शायद 90 के इलेक्शन से 2 यकीनन मेरे ख्याल में अक्टूबर का महीना था, 24 अक्टूबर था और 22 अक्टूबर को मेरी वो पहली ख़बर छपी। अच्छा। उसके बाद अवामी आवाज़ अखबार, उसमें दरख्वास्त दी, उसमें आ गया।
हुआ ये कि उस ज़माने में सबसे ज़्यादा जो अखबार सहाफ़ी के लिए मसला होता था वो होता था टेलीफोन। और हेलो हेलो कॉल कट गई, फिर हेलो हेलो कॉल कट मतलब गई। टेलीफोन ही नहीं मिलता था। तो मैं कॉल नहीं मिलती थी। जहाँ सखर होता था तो वहाँ मेरे करीब होता था सखर टेलीफोन एक्सचेंज, साइट एक्सचेंज। वहाँ से मुझे टेलीफोन की सहूलत मिली। फिर कुछ दोस्त थे उनके यहाँ वो थी। क्या हुआ कि उस वक्त जो बेनज़ीर साहबा थी वो अपोजिशन में थी और उनके सिंध से बाहर जितने जलसे जुलूस थे, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, वो सब मेरे पास चूँकि टेलीफोन होता था तो वो मैं उनको ख़बरें देता था। मुझे याद है कि मैं यूनियन काउंसिल का रिपोर्टर था और मेरी पहली सुपर लीड तब शाये हुई थी जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सरबराही में होता था इत्तेहाद PDA, पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस, लाहौर में इजलास हुआ और उसमें कहा गया कि जी ये जो हुकूमत है नवाज शरीफ की धांधली की पैदावार है, वो जो सच भी था। और उन्होंने कहा कि इसकी असम्बलियाँ तोड़कर नए इंतखाबात कर जाए। और मेरी लाहौर की ख़बर मेरी नाम से शाया हुई और ये मेरे लिए एजाज़ था। तो 3 साल मैंने बड़ी मेहनत की। अनवर पीरज़ादो, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस अता फरमाए, वो मुझे पाक सिंध से बाहर जितने बेनज़ीर साहबा की एक्टिविटी होती थी मुझे कहते थे और मैं कवर करता था। हुआ ये कि उनके बाद है एडिटर अवामी आवाज़ में, उनका नाम था सरदार कुरैशी। तो मैंने एक खबर दी, उसके बाद बेनज़ीर साहबा प्राइम मिनिस्टर बन गई। तो मैं गया गुड्डू। तो गुड्डू के वहाँ पर जो चीफ़ इंजीनियर थे या जो भी इंतज़ाम थी तो उनके पास बैठा था। उन्होंने कहा कि जी आपको पता है कि जो वज़ीर आला पंजाब हैं मंजूर भट्टू, उन्होंने बेनज़ीर साहबा को कालाबाग डैम की रिपोर्ट पेश किया। तो मैं 2-3 दोस्तों के साथ बैठा था। तो मैंने कहा कि दिखाएं, तो उसने कहा देखें। मैंने वो पूरी रात रिपोर्ट पढ़ी, नहीं पढ़ी भी, लिखी भी। और उन इंजीनियर, क्योंकि मैं खुद डिप्लोमा पास था, कुछ पता था, कुछ सिविल का नहीं पता था, इंजीनियर रसोली सुबह 6 बजे जो पेपर फोटोस्टेट वाले लिखे वो को मैंने 26 पेपर लिखे। और जब मैं टेलीफोन पे वो ख़बर लिखवाई तो 1 घंटा 25 मिनट वो मैंने ख़बर लिखवाई। फ्रंट पेज पे 4 काम लगी। और वो जो बकाया है कौन से अखबार में लगी? अवामी आवाज़। अवामी आवाज़ में। उस वक्त अवामी आवाज़ का बहुत स्टेशन कहाँ से आप काम कर रहे थे? जरवार जो उस वक्त तो ज़िला सखर था, लेकिन आज वोट की है। वो एक यूनियन काउंसिल था और जो वो यूनियन काउंसिल थी जिसमें टेलीफोन ही नहीं था। मैं तो रहता तो सखर था, मेरा कार्ड था। जब तक उसका बकाया अगले सफ़े पे ऊपर से लेकर नीचे तक 1 कॉलम, फिर ऊपर से लेकर नीचे तक दरमियान तक मैंने 1.5 पूरा कॉलम मैंने पढ़े। तो भी पूरी खबर आपने जो लिखी थी वो उन्होंने दे दी, उन्होंने ऐसे शाया की। और कितनी खुशी कितनी हुई होगी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि एक यूनियन काउंसिल के रिपोर्टर की अगर सुपर लीड लगे और इतना मयारी अखबार। तो सरदार कुरैशी ने मुझे कहा कि जो है, उन्होंने कहा कि सब एडिटर आपसे एडिटर बात करेंगे। तो मेरी तो जान चली गई, क्योंकि इससे पहले हमी साहब जब आप डर गए होंगे कि पता नहीं क्या बोलेगा। कोई शिकायतें और एडिटर औसत एडिटर का रोब भी था, जैसे उस्तादों का उस ज़माने में रोब था। तो उन्होंने कहा कि आप जहाँ यूनियन काउंसिल के रिपोर्टर हैं वहाँ टेलीफोन है? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा आपको जो एजाज़ी कापी है वो मिलती है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा क्यों टाइम ज़ाया करते हैं? मैंने कहा क्यों? कहते हैं आप कराची आ जाए। तो मैंने कहा सर मैं कराची में तो रुल जाऊँगा। उन्होंने कहा तू रुलेगा नहीं, तो दूसरों को रुलाएगा, तो आ जा। मैं 3-4 दिन सकते में रहा, सोच रहा मैं जाऊँ ना कराची, देखा ना कुछ कर, मैं आ गया यहाँ पे। अच्छा, इस अरसे में एक खबर मेरे लिए और थी। जब चीफ एडिटर हमारे थे सोहेल सांगी, 5 जून 1992, जो खबर मेरी 6 जून 1992 को शायद मैंने खबर दी कि सिंध में हमारा एक दावत थी। उसमें एक ऐसे स्टाफ ऑफिसर आए थे जो जनरल आसिफ नवाज़ के स्टाफ ऑफिसर थे, जो सतह आर्मी चीफ थे। बातचीत में उसे उन्होंने बोला कि हम इस महीने फौजी ऑपरेशन करें। और मैं अवामी आवाज़ में ख़बर दी, वो लगी फ्रंट पेज पे 3 कॉलम लीड के नीचे। और जब 14 दिन के बाद वो ख़बर लगी तो उन्होंने उनकी मेरी ख़बर का तराशा अक्स छापा। तो ये जो कुछ खबरें थी, डेस्क ने मेरे साथ ताउन किया, कई साथी थे। तो सरदार कुरैशी ने कहा आ जाओ। मैं 24 दिसंबर 1993 को आ गया। फिर महीने के बाद वो बरसात चले गए, मैं भी बरसात चला गया। नया बंदा था, प्रोबेशनरी पीरियड था। हमें 3 महीने के बाद जवाब दिया। फिर मैं उर्दू अखबार में गया। लेकिन मेरी जो ज़िंदगी तब्दील की वो था एक मलक नईम, जिसने जंग में 40 साल काम किया।
और मैं कहता हूँ कि उर्दू सहाफ़त में उस जैसा ट्रांसलेटर आज तक न पैदा अच्छा, हुआ है ना होगा। मलक नईम साहब। मलक नईम एक पेज जो फोटोस्टेट का पेपर है, एक पेज अगर उसको अंग्रेज़ी का कोई पेपर दें, उनका फोटो का ये खाली पेपर ट्रांसलेट करें, 1.5 मिनट से 2 मिनट तक वो एक पेपर लिख लेता था क्या ट्रांसलेट। बात है, क्या बात है। तो उन्होंने मुझे एक तो जो मैं जिसका एजाज़ समझता हूँ, पहले तो उन्होंने मुझे कहा कि खबर एक आर्ट है, आप वो आर्ट सीखो। एक आप देखते हैं ना, आप अखबारें पढ़ें, टीवी चैनल देखें, ख़ासतौर में मीडिया अखबार का से, तो वो गैर ज़रूरी तौर पर आप देखते हैं कि उसमें लंबाई चौड़ाई ये चीज़ें होती हैं बहुत सारी। उन्होंने कहा कि वो चीज़ लिखो जो ऑपरेटिव पार्ट हो, वो चीज़ हो जो जामिया हो। ये जो फोटोस्टेट पेपर है, इसका आधा पेपर उन्होंने कहा ये आधा पेपर है, आपका आर्ट है कि इसको आधे पेपर को आप खबर बनाओ। उन्होंने मुझे जब ये कहा, दूसरा उन्होंने मुझे कहा कि सबसे पहले आप ये करें कि दिन हो रात हो आप मेहनत करें, पीछे न देखें। कोई आपको बुरा कह रहा है, अच्छा कह रहा है, कह आप आगे बढ़ें। जब आप मेहनत करेंगे एक दिन आपको सिला मिलेगा। आप ये यकीन करें कि इस हद तक भी था कि आज तो कितना वो दौर है, हम एक एक अफसर के दरवाजे पर 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठे होते थे, खड़े रहते थे। ठीक है, अगला वो कहता था कि हो सकता है मैं लेट जाऊं तो चला जाए। ठीक है, बाज़ औक़ात वो नहीं मिलता था, बाज़ औक़ात मिलता था, वो कहता भाई मुझे काम है, आप पागल हो गए हो क्या, तो हम चले जाते थे। लेकिन हम एक चीज़ सीखा उस उस्ताद से कि कोई आपको नज़रअंदाज करे, कोई आपको अहमियत ना दे, कुछ ना करे, आपका काम खबर देना है। आप उसको दिल में रख कर आप इंतकाम नहीं लेना कि एक अफसर नहीं मिला, सुबह से फला अफसर ने करप्शन कर ली, तो दूसरे दिन मैं उसके खिलाफ खबर छाप दूं, ये नहीं करना। उन्होंने कहा ये नहीं करना। उन्होंने दूसरी जो बात की, उन्होंने कहा ज़िंदगी में सहाफ़त करनी है, खबर पर कभी ब्लैकमेलिंग ना करना, ये खबर चलाना या छोड़ देना। क्यों कि इससे आपकी जो सारी मेहनत है, सारा करियर ज़ाया हो जाएगी। तो बस उसका मुझे ये सिला मिला कि आगे चलकर जब मैं ख़बरें अखबार गया, 3-4-5 साल मैं इंतखाब में रहा, फिर दिन अखबार में गया, उन्होंने मुझे इस मेहनत पर मुझे चीफ़ रिपोर्टर बनाया। तो ख़बरें में जब मुझे यहाँ के एडिटर थे शबीर चौधरी ने मुझे हायर किया, तो ज़्यादा शायद मैं कहता हूँ उर्दू सहाफ़त में अगर कोई प्रोफेशनल सहाफ़त के गिनती के नाम अगर कहने तो ज़्यादा शायद भी उसमें शामिल जो सब एडिटर रहा, प्रूफ राइटर रहा, असिस्टेंट एडिटर है, मैगज़ीन एडिटर है, चीफ एडिटर, उसके सामने जो पेपर होता था वो एक्सरे होता था, वो पढ़ के वो बता देता था। और जब मैं पहली दफ़ा शायद को ख़बर बना के दी तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने किस मीडियम में तालीम हासिल की है, तो मैंने कहा सिंधी में। तो उन्होंने मुझे पेपर उठा के ऐसे फेंक दिया। उन्होंने कहा मैंने 40 साल सहाफ़त किया, आप मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं। मैंने कहा सर क्यों? कहते ये हो ही नहीं सकता, तू उर्दू पढ़ा है। मैंने कहा सर आप फ़ोन उठाएं, गोट की सखर फ़ोन। तो उन्होंने कहा कैसे आपकी इतनी उर्दू अच्छा लिखाई को छोड़ो, जितनी अपने कंप्रीहेंसिव बना, मैं तो प्रूफ एडिटर, सब एडिटर, असिस्टेंट एडिटर हूँ, मैं तो आपकी ख़बर को सबिंग नहीं कर सकता, इसको शार्ट नहीं कर सकता। क्यों? मैंने कहा मेरा उस्ताद है मलक नहीं। तो उसने कहा वो मेरा भी उस्ताद है, हमारे साथ जंग में काम किया है। तो उस शायद ने हमारे 35 रिपोर्टर थे, 35 ख़बरें में, उस 35 रिपोर्टर में उन्होंने मुझे चीफ रिपोर्टर बनाया। क्या बात। उनका पहला टीवी चैनल था चैनल 5, जो जिसमें आज भी मैं काम कर रहा हूँ, अब तो उनका मिल्कियत नहीं है। उन्होंने चैनल 5 का पहला ब्यूरो चीफ कराची का मुझे बनाया। हालांकि उस ज़माने आपको पता है गवर्नर इशरत बहुत बड़ी बात थी, MQM ये वो सब, लेकिन उसने कहा नहीं। क्यों? हालांकि ख़बरें अखबार में हर ज़ुबान बोलने वाले थे, पंजाबी ज़ुबान बोलने वाले थे, पख्तून बोलने वाले थे, उर्दू स्पीकिंग थे, बलोच थे, लेकिन उसने कहा नहीं, प्रोफेशनली जो एथिक्स है या जो प्रोफेशनली मेरिट है उसमें आप चीफ रिपोर्टर हैं। और अल्लाह का फ़ज़ल है, उस ख़बरें में हमने इतना अल्तों के धमकियाँ बर्दाश्त की, तड़ियाँ की। उस ज़माने में MQM का उरूज होता था, उसका था। लेकिन कभी भी मुझे एक वाक़या याद है, आपको सुनाऊँगा, बड़े हैरान रहेंगे। NDFC एक इदारा होता था, नेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। NDFC मतलब जैसे समझो कि कल सुबह बंद हो रहा है। आज ज़िया शायद कराची में थे, मीटिंग की, उसने कहा कि NDFC की मुझे डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट चाहिए। मुझे ख़बरें में गए हुए 20 महीना या 2 महीना हुआ था, ये आपको 99 या 2000 की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारे 2 कॉमर्स रिपोर्टर थे, इकबाल पारिक बहुत सीनियर थे, SM तारिक कॉमर्स से सीनियर थे,
साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ के लाहौर में लांस कॉलेज के वो क्लास फेलो थे, इतना वो मतलब समझो कि सीनियर थे, तो दोनों ने नहीं दिया। तो ज़िया शाहिद ने गुस्से में कहा कि यार कराची के रिपोर्टर सारे तुम लोग हमारा मुर्दा हो, NDFC की नहीं मिल सकती। अंधों के मैं तो पॉलिटिकल रिपोर्टर था, सिंध गवर्नमेंट का था। तो हमेशा मैं बैठे होने में खड़े होकर ज़िया साहब को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर NDFC की डिफ़ॉल्टर की लिस्ट मैं दूंगा। वाह, तो चैलेंज आपने कबूल किया। किया। दे। मैंने कहा मुझे एक टेलीफ़ोन करने दे, कहते हैं करें कर। अब भरी मीटिंग में मैंने एक इस्लामाबाद में बंदे को फ़ोन किया, उन्होंने कहा बेटा मैं अभी घर आया हूँ, मेरा एड्रेस है, मैं एड्रेस लें और आप ये NDFC की लिस्ट मंगवा लें। मैंने एड्रेस लिया, उनका इस्लामाबाद का एडिटर था अब्दुल वदूद कुरैशी, मुझे आज भी उसका नाम याद है। उन्होंने अब्दुल वदूद कुरैशी को फ़ोन किया कि ये एड्रेस आप लें। तकरीबन कुछ 40 या 42 सफ़ात पर मुश्तमिल वो लिस्ट थी। ज़िया साहब ने पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 पे वो कोई थे तकरीबन 400-500 जो है 400 से ज़्यादा थे डिफ़ॉल्टर लिस्ट छापी। और जो फोटोस्टेट पेपर है उसका चौथा हिस्सा, आधा भी नहीं, उस पर उन्होंने लिखा जनाब शकील नाइच आपने NDFC की लिस्ट दी है, आपको 500 रुपये इनाम और ये KFC का बर्गर भेजा जा रहा है। क्या बात है, ये मेरा एहसास था, जिससे ज़िया साहब जब सब जिंदा रहे हम उनके साथ रहे, वो हमारी कदर करते थे, प्रोफेशनली कभी भी वो माफ़ नहीं करते थे, छोटी सी गलती भी, लेकिन उनको इतना ज़रूर एहसास था। आपको एक वाक़या बताऊँ, हमारा एक रिपोर्टर था जो लाहौर गया और लाहौर में जाकर उसने खबर पे, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ 2004 या 5 की, 2004 की, उन्होंने वहाँ बैठ के खबर दी कि MQM के सरबराह अल्ताफ़ हुसैन लंदन में इंतकाल कर गए। उन्हें खबर दे दी, वो बैठा था, उनको पता था भाई उसका ताल्लुक अलदो के पंजाब से था, लेकिन कराची में रिपोर्टर था। ज़िया साहब ने पहले एडिटर शबीर चौधरी को फ़ोन किया, फिर मुझे किया। मैंने कहा सर मैं कंफर्म करके आपको जवाब दे सकता हूँ, आपको जवाब ऐसे नहीं दे सकता। मेरा एक सोर्स था, इधर ऑफिसर था, उसका लंदन आने जा, उसको बोला एक यहाँ FIA में निचले मतलब नॉन गजेटेड एक मुलाजिम था, लेकिन उसका अल्ताफ़ हुसैन और इमरान फ़ारूक से बराह रास्त ताल्लुक़ था। मैंने उससे रब्ता किया, तस्दीक हुई कि अल्ताफ़ हुसैन को कोई ऐसी चीज़ नहीं। मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, अल्लाह का फ़ज़ल है कि वो ख़बर कराची में शाया नहीं हुई, लेकिन उस रिपोर्टर ने लाहौर में इंसिस्ट किया, ज़ोर दिया, लाहौर में वो ख़बर शाया हुई। ओए होए, गलत खबर चली है, गलत चली, शाया हुई, जिसकी वजह से ख़बरें अखबार ने कराची में भी मोहतरतनामा शाया किया और लाहौर में भी किया। लेकिन बाद में ज़िया साहब ने कहा कि देखें मेरे शकील नाइच ने जो ख़बर दी वो आज भी कन्फर्म है और यही है, और आपने ये गलत ख़बर देकर हमें वो। तो हमी साहब ये जो मामला होता है इसमें ये होता है कि मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ, आप खुद प्रोफेसर सहाफ़ी हैं, हमारे जो सहाफ़त है उर्दू, अंग्रेज़ी, सिंधी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मुख्तलिफ ज़बानों की, आप दिलचस्प बात सुने 90% ख़बरें ही नहीं आती। ये जो आप और हम देखते हैं, सुनते हैं, ये 10% बाहर आती हैं। अगर असली खबरें आए ना, मैं कहता हूँ कसम खुदा की कोई इदारा मतलब चल ही ना सके, मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, अल्लाह पाक ने पर्दा रखा हुआ है लोगों का। हमने कोशिश की, देखो हम किसी के ज़ातियात कहते हैं नहीं करते, लेकिन जो रियलिटी है वो बता रहे हैं। हम रियलिटी को कोशिश करते हैं कि जिस हद तक अंदर की खबर हो। मैं आपको बताऊं 2017 में मैं गया 92 में, मैं 92 में गया तो मैं उस ज़माने में थे कराची के जो पुलिस चीफ थे उसका नाम था गुलाम कादिर थे वो, उसका अब यह हुआ कोई 15-20 दिन या महीना हुआ था, मैंने वो दूसरे टेन्यूर में थे। मैं एक ऐसे अफसर के पास से गपशप लगा रहा था, तो मैंने कहा यार ये वो मुझे ये बताएं कि क्या हो रहा है। उसने कहा बैठ, उन्होंने कहा आज डॉक्टर रुतफ़ा इंतकाल कर गई है, आज आर्मी चीफ उसकी आखिरी उसमें आए थे रसूमात में, IG सिंध AD ख्वाजे से उन्हें मिला, उन्हें कहा कि जी ये अमन क्यों ख़राब है। तो IG सिंध AD ख्वाजा ने कहा कि मेरे लिए 2 मसले हैं, एक कराची पुलिस चीफ जो सीनियरिटी में मुझसे सीनियर है, गुलाम कादिर थे वो मेरी नहीं सुन रहे, और जो एडिशनल IG सिंध पुलिस है सरदार मजीद दस्ती वो भी सीनियर है, वो सीनियर है, वो 22 ग्रेड में है। तो मुझे पता मैं चेन ऑफ कमांड कैसे चलाऊँ। उन्होंने वज़ीर आला सिंध से बात की, वज़ीर आला सिंध ने उन्हें कहा, यही सैयद मुराद अली शाह थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं इसको जो कराची पुलिस चीफ है गुलाम कादिर थे वो, इसको मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ।
उन्होंने कहा ठीक है, बस ये कहा सर कल तक परसों तक हो जाएगा। मुझे इससे बड़ा क्या सबूत था, मैंने 92 चैनल में ख़बर दे दी, मेरी ख़बर दफ्तर के अंदर एज लाइव चली, ख़बर चली। ख़बर के बाद मुझे एक हमारे रिपोर्टर थे, उन्होंने स्क्रीन शॉट भेजी गुलाम कदर थेबो की, जिन्होंने कहा कि इसको ये ख़बर सनाल अब्बासी ने दी है, क्योंकि सनाल अब्बासी मेरा मुखालिफ है। मैंने उस दोस्त को कहा, मैंने कहा सनाल अब्बासी नहीं दी, मेरा सोर्स कोई और है, लेकिन इतना बता दूं कि ख़बर का, उसने कहा ख़बर गलत है। अगला दिन सुबह नहीं, वो कुछ नहीं गुजरा, उसके अगले दिन गुलाम कदर थेबो का ट्रांसफ़र हो गया। मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा सर मैं प्रोफेशनल सहाफ़ी हूँ, मुझे आपसे कोई जेलसी नहीं है, ख़बर मेरे पास ठोस सबूत था। एक यह था कि मैं छोड़ देता, एक यह था मैं क्रेडिट लेता। मैंने आपकी कोई खुदा न खास्ता कोई तबादले ख़बर दे के आपके शान में कोई गुस्ताखी नहीं की, लेकिन प्रोफेशनल ख़बर है। तो कहने का मकसद हमीद साहब, आपके पास 90 खबरें 90% इसलिए नहीं आती कि ये जितने भी हैं ना सियासतदान, जितने भी ऑफिसर हैं, ये आपको भी एक लिमिट तक अपने करीब आने देते हैं, अंदर तक खबर आपको नहीं देंगे। अच्छा शकील साहब, ये बता दें कि आपके साथ बहुत सारे वाक़यात हुए, तशद्दुद हुआ सियासी ख़बरें चलाने पे। मुझे एक तो याद आ रहा है, एक तस्वीर आपके जहन में घूमती है आज भी, कोई फ्रंट वालों ने आपको मारा था, बड़ी ख़तरनाक तस्वीर थी, कपड़े आपके पूरे खून में वो थे। उसके अलावा कई मरतबा जेल में गए, लोगों ने अपनी ज़ाती अना जो है वो किसी और तरीक़ों से निकाली। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखें, मैं आपको बात बताऊं, बात यह है कि जब आप प्रोफेशनलिज़म पे आएंगे, आप ये कहेंगे जी यार मुझे ख़बर देनी है, तो फिर आपको ये जहन में रखना चाहिए कि आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हम कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूरी की तरफ से गए थे लाहौर, वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने हमें दावत दी। उसमें मैंने उससे सवाल किया कि भाई मुमताज़ भुट्टो आजकल आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये मुमताज़ भुट्टो का ये ख्याल है कि पार्टी भी मेरे पास है, हुकूमत भी मेरे पास है। तो मैंने कहा आप मोस्ट वेलकम मेरे पास हैं, लेकिन पार्टी भी नवाज़ शरीफ के पास है और हुकूमत भी उसके पास है। ये खबर मैंने अवामी में छापी, उन्होंने तशद्दुद किया, जेल गया, अपना अस्पताल गया, अल्लाह ने हयाती दी। दूसरी दफ़ा मैं MQM, एक बहुत बड़ा मैं आपको वाक़या बता रहा हूँ, MQM ने एक अरसे में हड़ताल शुरू कर रखी थी। ये कॉल आती थी भाई की और फिर शहर नहीं, बंद। शहीद मोहतरम बेनज़ीर हुकूमत थी, तो हर दूसरे दिन या रोज़ाना हड़ताल होती थी। तो हमारे पास एक बंदा आता था, तारफ़ नहीं कराता था लेकिन आता था, तो उन्होंने मुझे एक लेटर दिया। लेटर था जो डॉक्टर इमरान फ़ारूक ने जारी किया था। उसमें कराची के ताजरों को लिखा गया था और उसमें कहा गया था कि हम 1 हफ़्ते की हड़ताल करेंगे, आप हमारा साथ दें, ताकि हम कराची को एक ख़ुद मुख्तार और सूबा और ये जो MQM राग अलापती है। मैंने ख़बर शायद नहीं की। दूसरे दिन अब्दुल्ला शाह की हुकूमत थी, फ़ारूक सत्तार और शोएब बुखारी सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर थे, आए। मैंने उससे सवाल किया, आप बिलीव करें पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि ये तो ख़बरें चल रही हैं कि आप 1 हफ़्ते की हड़ताल करें, पर मेरे पास एक ख़त है जो डॉक्टर इमरान फ़ारूक ने लंदन सेक्रेटरीट से लिखा है और उसने अपना कोड नाम लिखा है अली भाई। मतलब मैंने इतनी पिन पॉइंट करके उनसे सवाल किया। उन्होंने लिखा कि 1 हफ़्ते की हमें हड़ताल है। आप यकीन करें कि जैसे मैंने ये सवाल किया, शोएब बुखारी, पूरी प्रेस का सारे बैठे थे, अपोजिशन जो इस वक्त जहाँ पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास होता है, इससे पहले जो हाल है वहाँ पर शोएब बुखारी फिज़िकली खड़े हो गए मुझसे और बिल्कुल जैसे एक तल्ख लहजे में बात करें। कहा पहले तो मतलब जैसे मुकम्मल बंदा इश्तिहार में आता है ना, उन्हें कहा पहले तो हमने कोई ख़त नहीं लिखा, लेकिन बिलफ़र्ज़ हमने ख़त लिखा है। हम सवाल करते हैं कि एक सिंधी साहबी के पास ये ख़त कैसे गया। मैंने कहा सर ये ख़त है, जिसने भी दिया मेरे पास ख़त है, नहीं गलत है, जाली है। मैंने कहा अगेन मैं आपको कह रहा हूँ जाली है, आप सियासी लोग हैं, बिल्कुल सही कहते होंगे, मैं आपको इसकी ख़त की कापी देता हूँ, आप मेरे पर केस कर दें, जाली तो करें। उसी दिन मैं जैसे निकला बंस रोड से, क्योंकि मेरा घर इसमें ली मार्केट पे था, तो
मेरी जो बेगम है उसका कोई रिश्तेदार थे, वो उन्होंने मुझे कॉल भी की और मुझे किसी जगह पे रुकवाया। उसने कहा आज आप घर नहीं आएंगे। बंस रोड की तरफ से नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ से जाएं, क्योंकि MQ वाले आपको नुकसान दे रहे हैं। ये तो देखो ये वो चीज़ है। मैं जब वहाँ सखर में घुटकी में साबित करता था, तो मैंने नूर जो अभी मौजूद है, मैंने खालिद खान लुंड, इसके वालिद के ख़िलाफ़, और खालिद खान लुंड का एक भाई था निसार अहमद लुंड, अब वो इस दुनिया में नहीं, उनके ख़िलाफ़ मैंने ख़बरें चलाईं। खालिद खान लुंड, नूरमंद खान लुंड मरूम ने मुझे अपने जिस शहर से मैंने मैट्रिक की हयात बताई, उसने मुझे गिरफ़्तार कराया। ये तो अलग बात है कि वहाँ जो SHO था वो एक मेरा जानने वाला नहीं था, लेकिन जब उसने थोड़ी बहुत जांच की तो मगरिब के वक्त उसने मुझे बाहर निकाला, लकब से खाना खिलाया और मुझे कहा जाएं आप में कोई नहीं, लेकिन मैं बैठा नूरमंद खान लुंड के हुक्म पे हूँ या उन्हीं की सिफारिश पे हूँ, लेकिन तू सहाफ़ी है और दूसरा तेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड क्रिमिनल या कोई चीज़ नहीं है, पुलिस पर मेहरबानी कर, मेरी नौकरी की खातिर आइंदा इसके खिलाफ खबरें नहीं देना। तो हमी साहब ये सारी चीज़ें आपको, फिर मैं गुलिस्तान जौहर में रहता था, यह तो अब की बात है, जब मुशर्रफ हुकूमत था, MQM की 90 पे मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि जुरत अखबार या दीगर अखबार में ख़बरें में हमारा ये लिखा है, आप इनको करें। मीटिंग में तय हुआ कि शकील नायज सहाफ़ी है, उसको मारना है। क्यों कि ये जौहर में जो सिंधी कम्युनिटी या जो भी हैं वहाँ पे मज़लूम लोग, उनकी सपोर्ट करता है, ख़बरें चलाता है, इसको हम रास्ते से हटाते हैं। वहाँ पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर था, नौकरी से छोड़ी थी, पर वकील बना, वो शाह साहब था उर्दू स्पीकिंग, लेकिन जैकाबाद में रहता था। उसने अकेले मेरे लिए रजिस्ट किया। उसने कहा मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, वो तो सहाफ़ी है। ये हुआ। MQM हकीकी ने अब्दुल्ला शाह दौर में एक जलसा किया था, जहाँ GM सैयद का घर था, निश्तर पार्क। हाँ। उन्होंने कहा कि हमें जुनूबी सूबा चाहिए, हमने खबर चला दी। अगले दिन मुझे एक बंदे ने मिला, उन्होंने कहा जी भले, चूँकि MQM भी चाहती है कि सूबा बने, हकीकी बनते, लेकिन आफाक और आमिर में इस मामले में कुछ इख्तलाफ है। मैंने वो ख़बर फ्रंट पेज पे चलाई। मुझे याद है एक GS सिंध का रहनुमा है अब्दुल खालिक जुनेजो, उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा ये इनके इख्तलाफ तो हैं, लेकिन इसको ज़्यादा आप हवा न दें, ज़्यादा न दें। मैं मलीर में रहता था, जैसे मैं उतरा, ज़रा मैं ट्रांसपोर्ट थी, बस में उतरा, तो हकीकी वालों ने वहाँ पर हवाई फायर किए, मुझे पकड़ने की कोशिश की। वहाँ अनवर बलोच होटल है, वहाँ कुछ लोग थे इधर उधर करके। बहरहाल मुझे उन लोकल लोगों ने, बलोच जो दोस्त थे, उन्होंने मुझे रेस्क्यू किया। उन्होंने वहाँ पैगाम दिया कि हकीकी के ख़िलाफ़, जो है हकीकी आपको पता है कि अस्करी विंग थी, तो मुझे बचा लेगा। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी आंखों से देखी। बाकी रही बात जो मुल्क के असल बादशाह हैं, एजेंट्स हैं, ये फिर कभी आपको बताएंगे जो उनका कितना दबाव रहा, उन्होंने कितना प्रेशराइज़ किया, उन्होंने कभी किसी खबर पर रोका, किसी खबर नहीं रखा। लेकिन हम सिर्फ एक चीज़ कह के कि अपना दामन साफ़ रखें। और अगर मैं कहता हूँ कि एजेंट्स हमें हर चीज़ में नोट करती हैं, हमें हर तरह का मॉनिटर करती हैं, लेकिन अगर हम भी क्राइम में मुलविस होंगे, हम भी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ काबिल एतराज़ करेंगे, तो एजेंट्स हमें ज़रूर घेरेंगी, ज़रूर पूछताछ करेंगी। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे, इवन को ये तो आए, हमें कई दफ़ा एजेंसियों ने ख़बरों के हवाले से प्रेशराइज़ किया, बताया, दफ्तर में आए, बुलवाया। यार मैं जब कभी कहते तो वो सिर्फ इस बात कहते हैं कि हाँ जी ठीक है, आपका इंटेंशन कोई ऐसा नहीं है जिसको हम क्वेश्चनेबल समझें, या आपको खुदा न खास्ता कोई मुल्क दुश्मन, गद्दार या किसी तंजीम, तो लिहाजा आप इसने, लेकिन पूछताछ या थोड़ी सख्ती उन्होंने इस ज़माने में की है। अच्छा शकील साहब, सेक्रेटरीट को आपने बड़ा करीब से देखा है। मेरा थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस है, मैं तो कहता हूँ वहाँ अच्छे कपड़ों में डाकू बैठे हुए हैं। अक्सर व बेशतर सेक्रेटरी, उसके एडिशनल डिप्टी, SO आपके तकरीबन 90% तो आपके दोस्त हैं। शायद आप उनके लिए कुछ कमेंट न करें, लेकिन मेरी नज़र में तो डाकू हैं, बग़ैर पैसे के, बग़ैर सिफारिश के किसी का काम नहीं करते। तो ये कैसी गवर्नेंस है सिंध के अंदर, इस पर क्या कहेंगे? बीइंग अ सहाफ़ी आपने बहुत करीब से मामलात को देखा है। हमी साहब एक बात बताऊं, ये शायद आपको कभी जहन में आए या ना आए, एक ऑफिसर, एक सियासतदान,
ये बिल्कुल मैं आपको ऐसी बात बताऊं, जी, जी। आप खुद दंग रह जाएंगे। हाँ। उनका एक चेहरा अपने घर वालों रिश्तेदारों के लिए है, अलग। हाँ। अच्छा। एक चेहरा उनका अपने सरकारी जो मुलाजिम है सर्किल है उसमें है, वो अलग है। अलग है। ओके। एक उनका जो चेहरा है अपने से ऊपर जो सुपीरियर हैं उनके लिए है, वो अलग है। अलग है। ओए होए होए। एक उनका जो चेहरा है वो जो मुल्क के असल मालिक हैं हाँ। उनके लिए है। आप तस्वर करें कि एक ऑफिसर, एक वज़ीर जो बैठ के कहे कि ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, जो भी भाषण होते हैं उनको छोड़ें, लेकिन जब उसका मफाद हो, जब उसका काम हो, दुनिया का गंदे से गंदा काम करते हुए भी देर नहीं करते। अच्छा। आपको अगर मैं स्टोरियाँ बताना शुरू करूं तो खुदा की कसम मैं कहता हूं कि या वज़ीर इक्का दुक्का कोई स्टोरी सुना दें, लोगों को नॉलेज में इजाफा तो हो कि किस तरह के लोग हैं जो दफ्तरों में बैठे हुए हैं उनका सामना कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक वाक्य, एक बंदे का नाम बताता हूं। उसका नाम था अमीर ज़ादा कोहाटी। ओह, बड़ा नाम का सुना। था। हाँ। मेरी उसकी वाकफियत कराई थी लाला फजल रहमान ने, जो कराची का चीफ सेक्रेटरी भी रहा है ना, चीफ वो सेक्रेटरी बल्दियात था। सेक्रेटरी लाला फजल रहमान। ओके ओके, वो हाँ, वो अलग था। वो कराची का डीसीओ भी था, सेक्रेटरी बल्दियात भी था, ये सब कमिश्नर वगैरह था। उस से उसने मुझे तारुफ करा, मैं मिला, उसका हसन स्क्वायर पे फ्लैट भी होता था, मैं जाता था। उसने मुझे कहा कि हमसे परवेज़ मुशर्रफ, अल्ताफ़ हुसैन, इशरत अली बाल, इन तीनों के अलावा कोई बात नहीं करता। अच्छा। ठीक है, लेकिन उसने कहा मैं 80% का बता रहा हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ के सामने कौन से ऑफिसर हैं जो जाके उसकी रात रंगीन करते हैं। रातें रंगीन करते मतलब हैं। मुशर्रफ रंगीन शख्स था। मुशर्रफ रंगीन था। आप तस्वर करें, मुशर्रफ यहाँ पर कराची में रहते थे आर्मी हाउस में, रात को 10-11 बजे बग़ैर सिक्योरिटी के, एक आध कोई कमांडो वगैरह लेते होंगे, निकलते थे। अब वो कभी गवर्नर हाउस, कभी किस हाउस, कभी किस हाउस, और जो कुछ वहाँ पर उनको पेश होता था, अगर आज भी हम डिस्क्लोज करें तो लोगों को दिमाग चकरा जाए। आप इन ऑफिसरों को ऐसा न समझें। मतलब वो सरकारी घर से निकल के घूमते रहते थे इधर उधर, कभी किधर कभी किधर, कभी गवर्नर हाउस, कभी डीएसए, कभी कहीं। हो। मैं आपको बताऊं, आप सोचें, आप देखें, यहाँ पर ऐसे अफसर भी थे, देखें हम बैठे हुए ना, जिन्होंने अल्ताफ़ हुसैन के साथ मिलकर, आपको पता है कराची ऑपरेशन जब 92 में किया तो इधर सरतार अहमद चीफ सेक्रेटरी, आफ्ताब नबी आईजी, ये इस तरह के लोग सारी इन्फॉर्मेशन इसको पहुँचते थे 90 को। अच्छा। और दूसरी बात मैं यही कह रहा हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन जब इनके साथ ट्रीट करते थे ना ऑफिसरों के साथ, वो शायद आप हमारे वहम गुमान में भी नहीं होता था। वो ऑफिसर जो शॉर्टकट करता है, तरक्की की मंजिल बढ़ाना चाहता है, वो ऑफिसर या वो वज़ीर, चाहे वो औरत है, चाहे वो शराब है, चाहे वो सैर सपाटे, उसका हर तरह का वो इंतज़ाम करता है। आप सोचें ना कि आप एक किताब पढ़ें उस बाज़ार तक, या सियासतदान और औरतें, ये वो सच हैं कि अगर ये सारे, यानी ये सारे। अच्छा, उसने एक तो मुशर्रफ का नाम लिया, दूसरा क्या बताया? अमीरज़ादा कोहाटी ने मुझे 40 बंदों के नाम बताए। उसने कहा ये सारे, और वो इधर कोई डीसीओ लगा हुआ है, कोई कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, कोई सेक्रेटरी, कोई कहाँ। उसने कहा मेरे सामने, मतलब मेरे साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन सिर्फ इस वजह कि लाला फजल रहमान उसको बोला था। वो कहता था कि भाई आप इतना सोचें कि चाहे मुशर्रफ हो, चाहे अल्ताफ़ हुसैन हो, चाहे कोई हो, यहाँ तक आप सोचें कि यहाँ से अगर कोई किसी एजेंसी कोई करे ना तहकीकात, तो कितनी यहाँ से ये सियासी लोग इधर से औरतें लेकर जो है वो लंदन अल्ताफ़ के पास जाते थे। हाँ, उसको छोड़ें, अल्ताफ़ हुसैन का एक ससुर था, लेकिन जिनका नाम तो ये फैसल गबोल कहते हैं, असल में तो फैसल मलिक है। फैसल मलिक उन्होंने दिया था महकमा सेहत,
क्योंकि MP नहीं था, एडवाइजर बनाया था, एडवाइजर बनाया था। हाँ। फैसल मलिक इधर गारो में एक क्या कहते फार्म हाउस लिया किसी का, फार्म हाउस पे वो लेडी डॉक्टर को वहाँ बुलाता था। अब क्या कहते हैं यार, हेल्थ का बना था और लेडी डॉक्टर्स को वहाँ लेडी बुलाता था, डॉक्टर्स वहाँ रोज आती थी। अब तस्वर करें और वो उसी जिनसी मामलात के तो हवाले से। किस हवाले से, बाकी अगर वो 8 बजे या शाम को 6 बजे लेडी डॉक्टर को किसके लिए बुलाता था? अच्छा। यहाँ पर एक नोमान सहगल बना एडवाइज़र, दफ्तर में एक लेडी डॉक्टर अपने दफ्तर में उसके साथ काबिल एतराज़ हालत में था। वो किसी ने खोला तो देखा, तो फिर उसको लालच भी दी, डराया धमकाते। क्या अमीर साहब, क्या मतलब सेक्रेटरीट के अंदर भी इस तरह के मामला सब चीज़ फार्म हाउसेस के अलावा। अमीर सुमरो साहब, मैंने आपको बताया ये 4 चेहरे हैं, 5 चेहरे उनके। आप सहाफ़ियों के सामने एक चेहरा है, जो निचले उनके मुलाजमीन हैं उनके सामने उसका दूसरा चेहरा है, अपने ऊपर से इतना चेहरा है। अगर वो पॉलिटिकल लोग हैं उनके सामने वो अलग चेहरा है। अगर वो मुल्क के जो असल हाकिम हैं जिनको फरिश्ते कहते हैं उनके सामने उनका असल चेहरा है। शकील साहब, मैंने देखा था कि एक सिक्योरिटी जो है ना वो 21 ग्रेड का या 22 ग्रेड का, आजकल तो 20-19 वाले भी लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली तो 21 वाला ही कंप्लीट समझा जाता है। तो वो मिनिस्टर का दरवाज़ा खोलते हैं बेचारे, इतने कमज़ोर हैं कि इवन मैंने देखा है कि न सिर्फ गाड़ी का दरवाज़ा बल्कि दफ्तर का दरवाज़ा भी खोलते हैं, और जैसे ना पियोन वाला काम होता है, ड्राइवर वाला काम, ये वो काम भी ये खुद करते हैं। किसी ज़माने में ये बड़े एक उसमें बेहतर अंदाज में जो है वो अपना काम करते थे, और कई अहकामात जो गैर कानूनी या गैर ज़रूरी होते थे मिनिस्टर्स के, वो नहीं मानते थे। आपको मैं वाक़या बताऊं, भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे। भुट्टो साहब एक लीजेंड किस्म के, एक जीनियस किस्म के पॉलिटिशियन थे, जो करप्शन में नहीं थे, किसी इनकी फेंकी में नहीं, कुछ भुट्टो कोई स्कैंडल उनका अब तक सामने नहीं आया। नहीं, कभी भी नहीं। भुट्टो साहब के सामने मैं 2 वाक़या बताता हूँ। तो एक रुएदाद खान थे, उसके सामने भुट्टो साहब ने कोई काम कहा, तो रुएदाद खान ने उनको कहा कि ये काम इस तरह नहीं होने वाला। तो भुट्टो साहब ने कहा कि आप और हम कैसे चल सकते हैं? तो रुएदाद खान खड़े हो गए, उसने कहा आप और हम नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। अच्छा। फिर यहाँ पर मैं जिसका नाम बताऊं, अगर आज 2026 में किसी अफसर के नाम सामने वो लें, इवन वो मुराद अली शाह के सिंध के वज़ीर के सामने लें, तो वो नाम सुनने के बाद एहतराम उनके दिल में पैदा हुआ। उसका नाम था अब्दुल करीम लोधी। अब्दुल करीम बड़ा नाम था। अब्दुल करीम लोधी को भुट्टो साहब ने कहा कि इस फलां बंदे को ऑटोमेटिक वेपन दे। उसने कहा कि ये मांग रहा है ऑटोमेटिक वेपन, सूबाई गवर्नमेंट नहीं दे सकती, फेडरल गवर्नमेंट देती है। तो उन्होंने कहा कि आई एम प्राइम मिनिस्टर। तो AK लोधी ने कहा सो व्हाट, आप प्राइम मिनिस्टर हो तो कौन सी क्या मत आ गई? कानून है, प्राइम मिनिस्टर भी कानून के ताबे, मैं नहीं कर सकता। कैन यू बिलीव इट? इतनी बड़ी ऐसे अफसरान थे, रेपुटेशन का अफसर, भुट्टो साहब ने उसको डिसमिस कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में तस्वर करो, जो बंदा CSS यानी DMG ऑफिसर डिसमिस, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं। अब लेकिन एक और वाक़या बताओ, यहाँ पर जब 2008 में हुकूमत आई थी तो एक यहाँ बंदा था, उसका नाम था अवैस मुजफ्फर टप्पी। उसको तकरीबन को 8-10 मिनिस्ट्रियाँ मिली हुई थी, 15-16 गाड़ियाँ बादशाह था। वो हेल्थ के वज़ीर भी थे। मैं आपको 2 वाक़ये बताता हूँ। हेल्थ के वज़ीर थे तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि मीटिंग बुलाई, तो जो सेक्रेटरी उस वक्त हेल्थ सेक्रेटरी थे उनका नाम था इनामुल्लाह धारेजो। जैसे 3 बजे का टाइम था, वो चल के गए तो नहीं आया था। जब जो उनका चपड़ासी था उसको बोला 3:15, 3:30, 3:45 बजे वो आए, बोले 4:45 के बाद। जैसा तो मिनिस्टर सेक्रेटरी को बोला, तो यार पौना घंटा उसने इंतज़ार किया, अपने काम कोई फ़ाइल था निकाला। तो जैसे वो गए तो वो तो ज़मीन का खुदा था ना अवैस मुजफ्फर टप्पी। तो उन्होंने कहा सेक्रेटरी साहब ये क्या तरीका था, 5 मिनट हो गए। उन्होंने कहा सर 3 बजे आपने टाइम किया था, 3 बजे एग्जैक्ट मैं आया था, 3:45 तक मैं अपना जो मेरा नायब कासिद है वो देखता रहा, नहीं आया। तो इस वक्त मेरे पास एक कागज़ था तो मैं पूरा करके आ जाता, अधूरा नहीं छोड़ सकता था। उन्होंने कहा मुझसे कोई ज़्यादा है क्या? तो उसने सेक्रेटरी ने कहा कि आप ये किस टोन में बात कर रहे हैं? आई एम योर सर्वेंट, मुझे आपने ज़ाती मुलाजिम रखा हुआ है।
ये टेलीफोन पड़ा है, आप चीफ मिनिस्टर कामिल अली शाह को बोले मुझे हटा दें, लेकिन मुझे इस लैंग्वेज से बात न करें और मैं आपकी मीटिंग में नहीं बैठ रहा, छोड़ दिया। दूसरा, उस अवैस मुजफ्फर टप्पी ने एक समरी मूव की। उन्होंने कहा कि ये फलां मशीन है जिसकी उसने कीमत लिखी 10 करोड़। उनके सिविल अस्पताल में ये 20 मशीनें हम लाएंगे। स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस शकील मंगनेजो, जो आजकल प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी है, उसके पास गई तो उन्होंने सिविल अस्पताल को एक ख़त लिखा कि ये जो मशीन है आपके पास किस काम की है, तो और ये कि कहाँ इंस्टॉल होगी या पहले हैं नहीं है। तो उन्होंने कहा 10 मशीनें हमारे पास ये लगी हुई हैं, ऑलरेडी लगी हुई हैं, जिनकी एक एक कीमत 5 करोड़ है और वो गैर फाल हैं। तो शकील मंगनेजो ने क्यों अवैस मुजफ्फर टप्पी 20 मशीनें डबल कीमत पर लेकर वो भी ज़ाया करना चाहते थे। उन्हें समरी में नोट लिखा। उस वक्त के कई उस वक्त के जो अफसरान उसको क्या, उसने कहा मुझे उहदे से हटा दो, क्यों करूं? उसके नोट की वजह से अवैस मुजफ्फर टप्पी वो मशीनें ख़रीद नहीं कर सका। ये अलग बात है, उसको हटा दिया गया। अब अगली बात है, एक चीफ सेक्रेटरी था, उसका नाम था गुलाम अली शाह पाशा। अवैस मुजफ्फर टप्पी ने अपने प्राइवेट जो उसके दफ्तर थे जहाँ पर ये डीलिंग बिलिंग सार के थे, अपने दफ्तर में उसका कोई लड़का था जो चाय शाय बनाता था, उसको भेजा। चीफ, हालांकि वो कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी था, उसको फुल इन चीफ सेक्रेटरी पर रिटायर भी कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी गुलाम अली शाह पाशा के पास से चिट गई। वो बाहर आए उसको लेने के लिए, उसका काम किया, काम करके वो बाहर छोड़ने आए। तो जब चीफ सेक्रेटरी किसी प्यून के लिए, प्राइवेट प्यून के लिए प्राइवेट चाय बनाने के ये करे, सिर्फ इसलिए कि अवैस मुजफ्फर टप्पी तो ये तो क्या कोई लेवल ही नहीं रहता ये तो। फिर आप मुझे इतना कहें। एक और बात बताऊं, शकील मंगने जो होम सेक्रेटरी थे, डॉक्टर आसिम की एक दरख्वास्त आई कि जी डॉक्टर आसिम की वालदा बीमार है, आप कानून देखें जो जेल मैनुअल है, उसको पेरोल पर रिहा किया जाए। ठीक है। तो उसने लिखा कि इस सूबे में 20,000 से ज़्यादा कैदी हैं, जितने भी कैदी हैं उन सब की जो कैदी हैं उनकी सब माँ बीमार है। तो इसलिए या तो सबको रिहा करो या नहीं है तो कानून में तरमीम करो, हम इजाज़त नहीं दे सकते। तस्वर कर सकते हैं। बड़ी बात, सेक्रेटरी है वो भी ताकतवर शख्सियत के हवाले से, उसके पास 3-4 ऑफिसर चल के आए, उन्होंने कहा नो, उन्होंने कहा क्या करेंगे, हटा देंगे, हटा दे। और कुछ अर्से बाद हटा। मतलब आपके कहने का मतलब कि आज भी ऐसे सेक्रेटरी अफसरान हैं, लेकिन उंगलियों पे गिनती जितने जो आपको खड़े होकर जवाब देते हैं। लेकिन अब अक्सर, क्योंकि वजह यह है कि जब परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला, उन्होंने ऑफिसरों का वैल्यू गिरा दिया। आने वाली हुकूमतों ने उनका जो वैल्यू जो गिरता गया वो इसी तरह गिराते गए। आज क्या वैल्यू है? आज वैल्यू नहीं है। आज अगर आप गिनती के देखें तो आपके पास कोई पूरे सूबे में अगर ग्रेड 20 के अफसर 60 होंगे, 50 होंगे, तो गिनती में 3, 4, 5 ऐसे होंगे जो अपनी रेपुटेशन, अपनी रेस्पेक्ट सब चीज़ करेंगे। अदरवाइज सवाल है, अब तो मिनिस्टर छोड़ें, चीफ मिनिस्टर छोड़ें, मिनिस्टर के जो बाटे हैं वो भी छोड़ें। वो कहते हैं ना, नौकर का चाकर, चाकर का चूकर। जो चूकर की हद तक उनके जो छोटे छोटे उनके टाउट और इस तरह के मुंशी टाइप होते हैं वो जाते हैं तो सेक्रेटरी उनके सामने उठ के खड़े होते हैं। अच्छा, ये साहब का बंदा है, ये साहब का बंदा है, ये साहब फलां को बोलेगा, वो फलां साहब उसको बोलेगा और वो जाके मिनिस्टर को बोलेगा। शकील साहब, आप क्या समझते हैं सिंध के जो अहम मसले हैं जिनको हल होना चाहिए वो कौन से हैं? देखें, सीधी बात है, पीपल्स पार्टी को एक बहुत गोल्डन चांस मिला है 18 साल का। हैरत अंगेज़ बात यह है कि तालीम, सेहत, बुनियादी मसाइल, पीपल्स पार्टी उसमें मुकम्मल नाकाम गई है। मुकम्मल नाकाम हुई है। आप एक बात सुनिए, आपकी नज़र में मुकम्मल? मैं ये नहीं कहता, ये कहते हैं ना NICVD फलाटी, मैं कहता हूँ अगर ये चीज़ इसका दावा करते हैं एक दिन ये भेस बदलें। अच्छा, चलें आप चल के देखें, और अगर ठीक पाया तो नहीं पाएंगे। मैं कहता हूँ, मैं उसकी गारंटी पहले मैं स्टाम्प पेपर लिख के दूंगा, कुछ भी नहीं है। आप एक बात अंदाज़ा लगाएं, एक बात अंदाज़ा, आप तस्वर करें, सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पेचू, मैं कहता हूँ एक कॉम्पिटेंट तरीन एक खातून है, मेहनती वज़ीर है,
लेकिन उसके शोहर हैं डॉक्टर फजलुल्लाह पेचुओ। कराची में जो मेडिसिन सप्लाई करने में 150 से ज़ायद मेडिसिन वाली कंपनियां हैं वो उसके मुट्ठी में है। अच्छा, तस्वर भी नहीं कर सकते। इल्ज़ाम लगा रहे हैं इतना बड़ा? हाँ इल्ज़ाम। मैं कहता हूँ, मैं आज मुराद अली शाह को इस पॉडकास्ट पे कहता हूँ कि आप खुद भेस बदलो या अपना बंदा दो। इस कराची से लेकर कश्मीर तक वो चॉइस खुद करे, अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट का करे। अगर कहीं मतलूबा दवा सवाए डिस्प्रिन और पोनेस्टान के नहीं, बिलफर्ज मैं तो एक दिल का अस्पताल है भाई, उसमें फला टेबलेट है, कोई अस्टेंट है, कोई चीज़ है, ये तो करने के, ये अगर मिल जाए तो जो चोर की सज़ा वो मेरी है। बड़ी बात है ये, आप बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आप तो उसको छोड़ें यार, आप किस बात कहते हैं। सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह बहुत अच्छा अदब दानिशवरी कार्टे शख्स है। एक वर्ल्ड बैंक का मुलाजिम, उसको उन्होंने रखा है कोऑर्डिनेटर, 5 लाख रुपए तनख्वाह। इश्तिहार जो दिया वो इश्तिहार दिया ही मतलब उसकी जो वर्डिंग थी यही थी कि वो सिर्फ उसमें वही फिट आ सके, कोई ना सके। अब कोई पूछे कि कोई बंदा वर्ल्ड बैंक से या IMF से या एशियन बैंक से या USAID से अगर कोई काम करता है तो उसकी माना ये नहीं है कि वो तालीम का माहिर है। अगर आप तालीम की निगरानी करनी है तो कोई रिटायर्ड हेड मास्टर को रखें, रिटायर्ड VC को रखें। इसको क्यों रखा है, इसकी वजह क्या है? इसलिए कि वो उसका ताल्लुक उमरकोट से। कौन है वो नाम? बस वो कोई हिंदू है उसका, ठीक है, उन्होंने रखा है उसको। तनख्वाह उसका क्या है, पेंशन। कोई काबिलियत होगी शकील साहब। सर मैं कहता हूँ, मेरा ऑब्जेक्शन है भाई, आप किस काम के लिए, या तो मैनेजमेंट है ना कि ये क्यों जी को ऑफिसें बनाओ, कंप्यूटर रखो, उसके लिए उसका तालीम से क्या ताल्लुक है। जो बंदा वर्ल्ड बैंक एशियन बैंक में मुलाजमत करे वो एक स्कूल या कॉलेज उसके लिए बेहतर कोई VC होता। अच्छा, आपकी नज़र में महकमा ख़जाना की कारकर्दगी क्या है? जब से ये 2008 से हुकूमत आई आज तक मुराद अली शाह के पास महकमा ख़जाना है। मैं मुराद अली शाह साहब को इस पॉडकास्ट से कहता हूँ कि उनके इस दौर में नहीं भी तभी भी 400 से लेकर 500 अरब तक की करप्शन हुई है। वो मुलाजमीन ने की है? नहीं, क्यों, सबसे ज़्यादा इसमें हुई है पेंशन फंड में। अच्छा, एक शख्स, इसकी ऑडिट रिपोर्ट्स में भी तो निशानदेही हो चुकी है। एक शख्स जिसका नाम मुश्ताक था, इसका हैदराबाद का, उसके घर पे रेड हुआ, उसके घर से 35-40 करोड़ रुपए बरामद हुआ। अच्छा, आप तस्वर करें, आप देखें, ये दादू, ये नौशर फरोज़, ये हैदराबाद, ये जामशोरो, ये जैकाबाद, एक एक ज़िले में 80-80 अरब 60-60 अरब की करप्शन हुई है। आप महकमा ज़राअत से तो मुतमईन होंगे, महकमा ज़राअत असली वाला? नहीं, महकमा ज़राअत देखें, मैं यही कहा ना, सरदार के पास है, आप सुने, आप ज़रा सरदार को छोड़ें। मैं कहता हूँ ना कि हमारे पास ये खबरें थे, सरदार साहब दूसरी तो छोड़ें, कहता नहीं छोटा मुंह बड़ी बात होती है। सरदार साहब जो उसकी गाड़ी जो शोरूम पे जाती है, सर्विस होती है, पेट्रोल होती है ना, वो भी महकमा ज़राअत देता है। आप अंदाज़ा लगाओ ना करो यार सरदार साहब, ये तो अपने घर से करते होंगे। मैं कहता हूँ खरबोपति हैं। आप छोड़ें इस चीज़ को, अगर इनका असली आ जाए ना मुझे बताएं, सब चीज़ छोड़ दें। चेयरमैन एंटी करप्शन था फरहद जुने, जो ख़त लिखा, करें ना, इंक्वायरी कराए ना। अभी तो फरहद जुने जो गया, फेडरल गवर्नमेंट गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो में बैठा है। मैं आज चैलेंज करता हूँ कि उसके लगाए इल्ज़ाम पर आप तहकीकात कराएं। यार ये तो जाहिर है बड़ों ने देखा होगा ना, उन्हें झूठा कहा होगा और उसको हटा दिया होगा ना भाई। एक बंदे ने, एंटी करप्शन तो सरदार साहब के पास है। मैं कह रहा हूँ ना, उसी ने यही खत लिखा ना कि तेरे ये एजेंट हैं, ये एजेंट हैं, ये। अब आप बताएं, माशाल्लाह एंटी करप्शन में एक शख्स है, ठेकेदार है, उसका नाम है जहांगीर मेहर, ठेकेदार है, गोटकी, सखर, शिकारपुर के रोड, ये वो अरबों रुपए, ठीक है। उन्होंने जो प्रोजेक्ट किया, एक आज रोड बनाया, आज बारिश हुई, दूसरे तीसरे दिन वो आधे से ज़्यादा रोड उखड़ गया, तबाह हो गया। ये कहाँ बनाया? घोटकी कह रहा हूँ। अच्छा, सखर कह रहा हूँ। वो ठेकेदार होगा ना, वो किसी का बंदा होगा, क्या होगा? तो वो मोहम्मद भाई खान मेहर का, किसका है? मैं तो नाम लेके कहता हूँ, करें ना इंक्वायरी। अच्छा, मैं कहता हूँ अगर मोहम्मद भाई खान मेहर करप्शन में मुलविस नहीं है तो अपने आप को साफ करने का सिर्फ एक तरीका है कि फरहत जो ने ख़त लिखा था, आप सिंध गवर्नमेंट के बोले, आप FIA के DG को बोले कि जी तहकीकात करना, ये सही है गलत है।
क्या कहते हैं, हाँ आपके वज़ीर हैं कुछ, ये नहीं है, जैसे मैं नाम ले रहा हूँ, उसका नाम है रियाज शाह शिराज़ी, ठीक है। आप तस्वर भी नहीं कर सकते कि रियाज शाह शिराज़ी आपकी करप्शन में मुलविस होगा, बिल्कुल ऑनेस्टली, ठीक है। अल्दो को उसका छोटा महकमा है, सब चीज़ है, ये सारी नो कभी भी नहीं हैं महक, लेकिन आपके मोस्टली वज़ीर, अब आपको बताऊँ एक वज़ीर, अब मैं नाम नहीं ले रहा, वो आया था तो बिलीव करो 2023-24 के इलेक्शन में उसने सिग्नेचर नहीं कर सकता था, उसने एक स्टैम्प बनवाई हुई थी, सिग्नेचर नहीं कर सकता, अल्लाह ये की, कौन सा वज़ीर अल्लाह है? की बस छोड़ देना उसके, अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा चौथा सेक्रेटरी हटवाए है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने सिर्फ़ और सिर्फ कराची में डिफेंस में हज़ार गज के सिर्फ 2 घर बनवाए हैं, और हैदराबाद में वो शॉपिंग सेंटर उसका बन रहा है, और चौथा सेक्रेटरी उसने हटवाया है। आप ये कहते हैं मुराद, ये कहते हैं मुराद शाह सिर्फ एक महकमे को बोले बैठ के कितने बोले। आप क्या समझ रहे हैं शाह साहब को कितने चैलेंजेस का सामना है? देखें, ताकतवर वज़रा सुना है, उनकी चलते नहीं है। उसकी वजह है, देखें मेरी बात सुने, मुराद अली शाह उस हवाले सोचें, उनकी कॉम्पिटेंसी पे हमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, हाँ कोई शक नहीं, जहानत काबिल कोई नहीं है, लेकिन उसके चीफ सेक्रेटरी साहब इवन, हाँ इतना काबिल चीफ सेक्रेटरी, नो डाउट, जो सिंध के चीफ सेक्रेटरी हैं, हाँ, आप समझें कि हाँ, आपकी एक खुशनसीबी है हाँ, कि आपके ऐसे अच्छे अफसर हैं, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताऊं चीफ सेक्रेटरी के सामने भी कभी हमारी ऐसी निजी कचहरी होता है तो हम उसको बोलते हैं कि फ़लाँ सेक्रेटरी आपके अच्छे नहीं हैं, और उनका वो बुर्दबार इतने तहम्मुल वाले, वो सुनते हैं और कहते हैं कि हाँ ये आप सही कहते हैं, ठीक है। लेकिन मसला है कि मुराद अली शाह के हाथ, मुराद अली शाह के पाँव, मुराद अली शाह का जिस्म पूरा बांध कर, उसको पूरा जंजीरों में जकड़ कर, उसको एक कमरे में ला करके कहा गया कि अब जो है कंटिन्यू करो, अब ये जंजीरें भी खोलो, दरवाज़ा भी खोलो और दौड़ो, और हमीद सुमरो और शकील नाज से दौड़ में आगे बढ़ जाओ, जबकि शकील नाज और हमीद सुमरो के हाथ खुले, वो तो दौड़ के जल्दी पहुँचेंगे। ये इस तरह के उनको बेअख्तियार बनाया गया है। जरदारी साहब के पास ज़्यादा अख्तियारात हैं, अदी फरियाल के पास ज़्यादा अख्तियारात हैं, फिर उनकी जो नीचे वाली टीम है, जो कहता है ना नौकर का चाकर, चाकर का चूकर, जो इतने हैं, उन थर्ड कैटेगरी फोर्थ कैटेगरी उनके पास जाता है। इस वजह ये मुराद अली शाह, शकील साहब मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ MPAs भी इतने ताकतवर हैं कि वो 4-4 8-8 मिनिस्ट्रियाँ चलाते हैं। MPA भी यहाँ ताकतवर है, MPA से ज़्यादा यहाँ कुछ गैर मुंतखब लोग भी, वो भी उससे ज़्यादा ताकतवर। बाजारी कौन है मुझे पता है? बाजारी तो सेक्रेटरी हैं CM साहब के। बाजारी कौन है? पॉलिटिकल सेक्रेटरी है, उनका हल्का संभालते हैं, महकमा खुराक का वो मुलाजिम है, तो बाजारी तो MPA से ज़्यादा ताकतवर है। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ऐसी खिचड़ी पकी हुई है, अगर मरियम नवाज शरीफ की तरह मुराद अली शाह को बाख्तियार बनाया जाए, पॉलिटिकल मुदाखलत न की जाए, उनको सिर्फ एक बंदे के सामने जवाबदार किया जाए, चाहे वो फरियाल हो, चाहे वो बिलावल हो, चाहे वो आसिफ साहब हो, कोई भी हो, उनके सामने को, बाकी वज़ीरों को, सेक्रेटरी को कहा जाए भाई आप जाने मुराद अली शाह, आप बिलीव करें वो 1 साल में आपको नतीजा दे सकते हैं। मुराद अली शाह उल्टा लटक जाएं, कोई तब्दीली नहीं ला सकते, मौजूदा हालात नहीं ला सकते। अच्छा मुझे ये बताएं, कोई ऐसी खबर जो आपने छुपाई हो, रोकी हो कि यार बस छोड़ दो इसको, नहीं चलाता हूँ, लेकिन खबर बड़ी है? देखें मैं आपको बताऊं, मुझे कुछ ऐसी खबरें जिनकी आज भी मुझे हसरत है नहीं चल, लेकिन एक खबर आपको बता दूं, इमरान खान वज़ीर आज़म थे। अच्छा इससे पहले मैं खुद खबर ये थी कि मैं एक जगह गया, ये थी, बल्कि आज भी मैं नाम ले रहा हूँ, उसका नाम है आगाज़ अखबार। मैं एक जगह गया, वहाँ पर पता चला कि परवेज़ मुशर्रफ अमेरिका गया है और उसको सिग्नल मिला है कि अक्टूबर में ही आप हुकूमत संभालेंगे। 1 अक्टूबर जब इसकी 99 में नवाज शरीफ हुकूमत की थी, मैंने वो ख़बर चलाई और वो चली, और मुझे सबसे ज़्यादा फरिश्तों ने तंग किया, बल्कि हुकूमत ने क्या था, तू बेवकूफ़ी, तू सहाफ़ी को तो कहता जी फ़ौज इक़्तिदार संभालेगी। मैंने गोल मोल करके दिए थे, मकसद वही था। लेकिन इमरान खान के दौर मेरी एक ख़बर ऐसी थी कि मैं एक जगह गया तो वहाँ एक डिस्कस हो रही थी, फ़ौजी नहीं थी, सिविलियन थी, मतलब जैसे कोई ऑफिसर है या इस तरह का सिविल ऑफिसर। तो वहाँ ये थी कि जो DG ISI हैं जलफैज़ हमीद, उसको हटा के जनरल
नदीम अंजुम को नया बनाया जा रहा है। और जब मैंने वो ख़बर दी और वो ख़बर मेरी शाया नहीं हुई, मैं जान पाकिस्तान में काम करता था, अच्छा, वो ख़बर शाया नहीं हुई, और उसका नतीजा ये निकला कि 5-6 दिन बाद वो हो गया। ये खबर आपके पास थी लेकिन आप नहीं जला पाए। ठीक है, बड़ी खबर एक दूसरी खबर थी, जब मैं 2014 में जान पाकिस्तान ज्वाइन कर रहा था तो हमारे एडिटर, आज भी वो जिंदा सलामत बैठे हैं लाहौर में, नदीम चौधरी, उन्होंने कहा मैं आपको एक शर्त पर मुलाजिम रखूँगा कि अगर आप ऐसी खबर थी जो मना सारे स्टेशन मना जहाँ से हमारा अखबार शाया होता है वहाँ पर मैं लीड या सुपर लीड करूँ, अब मैंने कहा देता। तो मैंने कहा इधर एक हिसास इदारे का सूबाई सरबराह था, ब्रिगेडियर था मसूद, उसको उन्होंने कोर्ट मार्शल किया था, मेरे पास लेटर था, मैंने दिया, और सुबह को वो खबर शाया नहीं हुई, लेकिन मुझे नौकरी मिल गई। उन्होंने कहा जी हमें ISPR ने रोका है कि खबर सही है पर ये न चला नहीं चला। क्यों? बाद में आपको पता है उसी केस में रिजवान अख्तर एक हिसास इदारे के सरबराह बने, उसको इसी वजह से रिटायरमेंट करना पड़ा क्योंकि 35 अरब रुपए इन्होंने किसी जगह से लिए थे। तो इस तरह की कुछ मेरे इल्ज़ाम था या हकीकत थी, अलग मामला जो था भी वो। था, लेकिन कोर कमांड कॉन्फ्रेंस मीटिंग, लेकिन एक खबर थी और कोर्ट मार्शल हो गया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको एक हसरत होती है, नहीं चलती तो आप उसका क्या कर सकते हैं। अच्छा, MQM का आपने जिक्र किया, MQM को कितना करीब से देखा? सर मैं MQM को इतना करीब से देखा है कि अगर आप मुझे कहें कि जी आपको ये 1 महीना है और इस पर आप मुझे किताब लिख के दे दें, मैं MQM को लिख के देने के लिए तैयार हूँ। जितना MQM को करीब से मैंने देखा है कि शायद कोई कराची का साफ़ी तस्वर भी ना करे। किसने बनाई? देखें मेरी बात सुने, और किसने? एक बात मैं नाम लेके बात करूँ, कर्नल हामिद आज जिंदा सलामत है, कराची में रहता है, रिटायर्ड, एक हिसास इदारे का सरबराह था, हिसास इदारे का कर्नल था, रिटायर हुआ। एक दिन उस अपने बच्चे को लिया, उनका दफ्तर था सोराब गोट पे, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो आपकी मीडिया ने नहीं दिया। गए वहाँ, ज़ाहिर है ये रिटायर हो गया था, कर्नल था, जो वहाँ पर मेजर या कर्नल थे वो इसके वैसे ही जूनियर थे, उन्हें सर करके बैठ ये बैठे थे। इनका एक बेटा था, है अभी भी सलामत है, उसका नाम है अली, वो अच्छा सा कारोबारी सनतकार के बैठे थे। इतने में उस कर्नल के पास जो हाजिर सर्विस था खुफिया इदारे का, उसके पास एक हवलदार आया, कान में कहा और एक बंदे को ले आया। आया तो उसने कहा हाँ तकरीर करो, तो उसने तकरीर की। तो उस कर्नल ने उसको गाली दी उस बंदे को कि ये तू इस तरह तकरीर कर, तू महाजरों का ऐसे लीडर बनेगा। फिर वो अंदर चला गया कि अच्छी तरीके से तकरीर करके आओ, तुम्हें महाजरों को बेवकूफ़ बनाना है, जज्बाती बनना है। जब वो गया तो हामिद ने कहा, कर्नल हामिद ने, कि यार ये कौन है? कहता है यार ये नौजवान, इसको हम ट्रेन करें, इसका नाम है अल्ताफ़ हुसैन। अच्छा, इसको ये किस दौर की बात है? ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 83-84 की बात है। और उसके बाद दूसरी दफ़ा आया तकरीर की, उतना हाँ शाबाश है, ठीक है, ये वो जिस तरह उसको पीठ ठपकी, उसी MQM में मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो शायद कभी भी मीडिया में नहीं आएंगी। अभी आजकल ये कह रहे हैं ना सूपा, हम इसको इसलिए हंसते हैं। अब आपको मैं एक वाक़या बताऊँ, बीबी शहीद दूसरे टेन्योर में वज़ीर आज़म बनी। कराची में MQM ने भी एक कमेटी बनाई कि ये कराची के मसाइल पे गुफ्तगू करेगी, कराची ऑपरेशन पे, सारे उर्दू स्पीकिंग। पीपल्स पार्टी ने भी एक कमेटी बनाई, वो भी उर्दू स्पीकिंग थी, ठीक है, ताज हैदर वगैरह ये सारे जितने, राशिद रब्बानी, ये को 3-4 महीने मज़ाकरा चलते रहे, बात नहीं बनी। बीबी ने अब्दुल्ला शाह को बुलाया, उन्होंने कहा आप चीफ मिनिस्टर ये इशू क्या है? उन्होंने कहा कर रहे हैं मज़ाकरा, चाहिए आप ऐसा करें, इसको अजमल देलवी को बुलाएं। उन्होंने अजमल देलवी को कॉल की, अजमल देलवी को भाई आपका जो इशू हमें वो बताएं। पर अब अब्दुल हमीद सुमरो सुन लेना, पर ये मैं तुम्हें एक कलम दे रही हूँ, इस कलम का ये बटन पुश करना, आगे तेरा काम नहीं कि इससे क्या काम लेना है। अब्दुल्ला शाह ने ऐसे किया, आए जैसे, तो उन्होंने कहा कि बीबी ने मुझे कहा है कि जो इशू है अल्ताफ़ से बात करो, अब मुझे आके बताओ। वो गया, 2 दिन 3 दिन बाद आया वापस अब्दुल्ला शाह से, अब्दुल्ला शाह बैठा, उसने ये बटन दबा दिया कि उसका बीबी का हुक्म था।
उसने कहा जी अल्ताफ़ हुसैन ने कहा कि हमें सूबे की चीफ मिनिस्ट्री चाहिए। अब्दुल्ला शाह को, अब्दुल्ला ने कहा ठीक मैं बीबी को कहता हूँ। अब्दुल्ला शाह ने बीबी को कहा है, वो अल्ताफ़ के पास मैसेज ले जाता था, 1-2 दिन लगते थे। अब्दुल्ला शाह बीबी के पास मैसेज ले जाते तो 2-3 दिन लगते थे। जब अब्दुल्ला शाह बीबी के पास गए तो बीबी ने चौंका देने वाली बात की, चौंका देने वाली। उसने कहा ओके मैं MQM को चीफ मिनिस्ट्री दे रही हूँ, सिर्फ वो 2 काम करें। एक, वो अपनी अस्करी विंग, टेररिस्ट विंग से अलहदगी का ऐलान करें। दूसरा, कोर कमांडर हाउस कराची में, कोर कमांडर ऑफिस में जितना उनके पास वेपन है वहाँ जमा कराएं। जमा कराते हुए बंदा गवर्नर हाउस जाके चीफ मिनिस्ट्री का हलफ ले। अब्दुल्ला शाह को बोला मैं आपकी जो इस्तीफ़ा है वो बाद में ले लूँगी। इन्होंने जैसे आया यो, उन्होंने उसको कहा अजमल देलवी को कि यह, अजमल देलवी ने कहा कि बीबी राज़ी हो गई है। राज़ी हो गए था अजमल देलवी, ये बटन चल रहा है हर मुलाकात में। अजमल देलवी ने कहा कि आज हम बात करेंगे लान में, दफ्तर में नहीं। जब लान में गए तो अजमल देलवी ने कहा अब्दुल्ला शाह, ना हमें चीफ मिनिस्ट्री चाहिए ना हमें हुकूमत चाहिए, कुछ करें, हम कराची को अलग वतन बनाएंगे, अलग मुल्क बनाएंगे। ये ऐसी वजह नहीं कि MQM कर रही है। ये वही अजमल देलवी साहब थे जो किसी दौर में, हाँ। उस पे अब्दुल्ला शाह ने कहा अजमल देलवी अगर तू मुझसे 2 दिन बड़ा न होता तो तुम्हें मैं इधर सबक सिखा देता कि तू मुल्क तोड़ने की बात मुझसे किस तरह कर रहा है। ये चीज़ें हैं जो हमारे ये वही शकील साहब अजमल देलवी थे जो बीबी के नुमाइंदे बनकर MQM से मुज़ाकरात करते थे। करीब थे अमन अखबार के, अमन के, लेकिन आगे चलकर वो ये बने। तो अमित साहब ये है MQM। ये आज जितनी तक, भला मुझे पता, इसको छोड़ें, ये बात आप भी नहीं की, मैंने नहीं की, ये बात तो मुस्तफ़ा कमल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर पाकिस्तान का पासपोर्ट फाड़ा और हिंदुस्तान का पासपोर्ट लेकर अमेरिका चला गया, 16 साल रहा। तो ये पाकिस्तान के खुफिया इदारों के पास को नहीं है। ये 100 दफ़ा करें, उनको MQM को भी पता है कि हम नहीं कर सकते, एजेंसियों को भी पता है नहीं कर सकते। ये सिर्फ अपने उर्दू बोलने वाले लोगों को बेवकूफ़ बनाकर यकजा करना चाहते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है। MQM की टेररिस्ट विंग है, टेररिस्ट विंग थी, आज भी उनके पास केमिकल है जिससे वो इमारतें तबाह करते हैं। जैसे बल्दिया फैक्ट्री जलाई, वकीलों को जलाया, एक क्वालिटी कंट्रोल का अफसर था उसको जलाया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जलाया। अब तो MQM पुरअमन है, अब तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं। देखें पुरअमन को मैं बात नहीं कर रहा, लोग उनके हैं। बटन जो था टेररिस्ट का वो जनरल राहिल शरीफ ने बंद किया। अल्ताफ़ हुसैन का जो भस्म था, वो जो पूरा भरम था वो ख़त्म हो गया। 9-0 ख़त्म कर दिया। अब उन्होंने उनका कमर तोड़ दी, नेटवर्क तोड़ दिया। बंदे तो मौजूद हैं, कहाँ से आ गए थे? कोई जहाज़ भर के पाकिस्तान से भाग गए हैं जो टेररिस्ट थे, यही लोग थे। आपको पता है 80% 90% KMC, कराची वाटर बोर्ड, ये सारे मज़हबी जमातें भी आपने बहुत करीब से देखी हैं, करीब उनकी कवरेज भी की है। जमात इस्लामी और दीगर जमातें, इनके बारे में क्या कहें? देखें, मज़हबी जमातें हमेशा दूसरों के पैसे पे चली है, दूसरों के पैसे पे। आप जिसका भी देखें, मज़हबी जमातों का वजूद ही इस पे चला है, चंदे पे। आप देखें, मतलब आप इसे अंदाज़ा लगाएं कि अफ़गान जहाद, मोहम्मद बिन सलमान को आके सऊदी वलीअहद को कहना पड़ा कि हमने जी इसमें अफ़गान जहाद में पैसे इसलिए दिए ताकि हम इन लोगों को मज़हब की तरफ राग़िब करें, दहशत करें और अमेरिका के कहने पर सोवियत यूनियन को ख़त्म करें। तो बेकार करें, डिनाई करें, नहीं करते। ये कौन है? सिपाही साहबा कौन है? लश्कर जंगवी कौन है? या लश्कर या जो सिपाही मोहम्मद ये कौन है? ईरान हो, सऊदी अरब हो, मुत्तहिदा अरब इमारात हो, अमेरिका हो, ये सब। मुझे बताएं यार, आज के दौर में जमीयत अहल हदीस का इब्तिसाम इलाही ज़हीर जाके ट्रंप के साथ नाश्ता करते हैं। आज ये 2026 में हमारा सवाल है कि उसका कौन सा कारनामा मुझे ट्रंप पता है कि भाई ये सारे हमारे लोग हैं। अच्छा शकील साहब, सिंध के हालात किस तरह बेहतर हो सकते हैं? उसके अलावा सेक्रेटरीट में बैड गवर्नेंस को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? आप एक एक्सपर्ट ओपिनियन दे दें ताकि अगर सुनने वाला कोई इस पर अमल करना चाहे। देखें, उसका एक सिंपल बात है कि सिंध के इशूज़ तब हल होंगे जब आप जो सियासी मुदाखलत है वो बंद करें। आपका बजट जिस मकसद का है उसके लिए इस्तेमाल हो। आप अगर
हामिद साहब आप वज़ीर हैं, आप सेक्रेटरी हैं, तो आपको सिर्फ एक टारगेट दिया जाए कि ये इशूज़ आप हल करें, अब आपके काम में हम मुदाखलत नहीं करें। ये ऐसा कर दें, तालीम, सेहत, इसके लिए या जो बुनियादी जो हमारे मसाले हैं इसके लिए आप इक़दाम करें। आप 5 साल के अंदर सिंध को एक मैं दुबई तो नहीं कह सकता, लेकिन अच्छा सारा तरक्की याफ्ता सूबा बना सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि भले ये कहते रहें, लेकिन सियासी मुदाखलत इनकी है, नौकर के ऊपर चाकर, चाकर के ऊपर चूकर, ये पूरी टीम होती है जिसकी वजह से ये गुड गवर्नेंस करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। मैं इसका इन्हीं गवाह हूँ कि जिन्होंने थोड़ा बहुत मामला सेट करने की कोशिश की, उसको उन्होंने हटा दिया, उन्होंने उनको रहने नहीं दिया। और यही है यार, हैरत मैं बताऊं, ऐसे ऐसे लोग, हामिद साहब, एक महकमा जिसमें एक बंदा जो 8, 9 ग्रेड 14 ग्रेड का वो पूरा महकमा चलाता है, एक महकमा औकाफ, उसका एक 8 या 9 ग्रेड का बंदा सेक्रेटरी रखवाता था, मिनिस्टर रखवाता था। जब उसको डिसमिस किया गया करप्शन पर, आप तस्वर करें कि आधे से ज़्यादा ऑफिसर, मिनिस्टर सारे हिल गए कि ये बंदा डिसमिस हुआ। जब आप एक 9 ग्रेड वालों को इतना करेंगे कि वो सेक्रेटरी रखवाए, मिनिस्टर रखवाए, ये उसकी सलाहियतें होंगी मेरे ख्याल में बेचारे की। अब तो डिसमिस होकर घर बैठ गया है, पर मैं आपको बता, फिर आप कैसे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। आज भी अच्छे ऑफिसर हैं, मैं आपको कह सकता हूँ, लेकिन बदकिस्मती ये है कि मुराद अली शाह हों या चीफ सेक्रेटरी हों आसिफ हैदर शाह, उनके हाथ बंधे हुए हैं। अच्छे लोगों को वो अच्छी जगह पर नहीं ला सकते, कोशिश करते हैं, जहाँ लाते हैं उनको रिज़ल्ट भी मिलता है, अच्छे बंदे। अब आपको मैं महकमा खुराक का बता रहा हूँ, महकमा खुराक में 80 नहीं 90% करप्ट लोग हैं। इस वक्त उन्होंने एक सेक्रेटरी लाए हैं जिनके लिए आप एजेंसी को बोलें, FIA को बोलें, नेब को, जिसका उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं था, जो उसने आते ही कोई 30 से 40 बंदे डिसमिस कर दिए नौकरी में। अब कैसे सारा मामला ठीक हो गया? कर सकते हैं, हाँ। कर सकते हैं, लेकिन ये करने नहीं दिया जाता। अजी शकील नाइद साहब की बातें आपने सुनी, नौकर के ऊपर चाकर, चाकर के ऊपर चूकर। अब ये ज़बरदस्त जुमला मैंने सुना है, और इससे जो है ना पूरा मंजरनामा हमारे और आपके सामने आ जाता है कि किस तरह नौकर, नौकर के ऊपर चाकर, चाकर के ऊपर चूकर। तो ये चूकर और चाकरों से जब हमारी जान छूटेगी तब जाके बेहतरी आएगी, वरना सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा, मामलात इसी तरह डिस्कस होते रहेंगे और हम अपनी किस्मत पर रोते रहेंगे। मिलते हैं फिर किसी और मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।